नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होने जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, एसीएस होम, एसीएस सूचना शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे खाद्यान्न खरीद को लेकर भी बैठक होनी है। शाम 6:15 पर लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी बैठक होगी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर। आपको फिर से बता दें कि दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी 7.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। दीपावली के मौके पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार जहां पिछले 4 साल से लगातार अयोध्या में दीपोत्सव कर रही है और इस बार दीपोत्सव ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए बड़े पैमाने पर दीपोत्सव का आयोजन किया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो भी अयोध्या या बाकी के जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनको सरकार पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए जो भी संभव रूपे हैं वो सभी पूरी करेगी। इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और योगी सरकार कहीं न कहीं बड़ा दीपोत्सव अब तक पिछले 4 सालों में जो सबसे ज्यादा होगा, जिसमें करीब 7.5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि 1.25 लाख दिए इसमें गौमत के बने होंगे, जिनको गोबर के जरिए बनाया गया है और उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचवा दिया है, जिसको मुख्यमंत्री ने खुद ही लखनऊ से रवाना किया था। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को लेकर लगातार सक्रिय है और कोशिश कर रही है कि महत्वपूर्ण हो, क्योंकि देश विदेश साथ ही साथ विभिन्न जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपावली को लेकर बैठक होगी और कैसे भव्य बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 और बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, पहली बैठक 5 बजे है, दूसरी बैठक 5:30 बजे होगी, जिसमें खाद्यान्न खरीद को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश भर में किस तरीके की चीजें चल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि धान की खरीद की गेहूं खरीद उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है। धान या उसके अलावा जो तिलहन की फसलें होंगी उसकी खरीद भी उत्तर प्रदेश सरकार को करनी है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं कि क्रय केंद्रों की स्थिति क्या है, साथ ही साथ अब तक कितने खरीद केंद्र ऐसे हैं जो एक्टिव हो चुके हैं, उन पर खरीद से संबंधित जो तैयारियां थी वो किस स्तर पर हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये करने वाले हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव आवास, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, ये सभी अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। निश्चित है कि ये सभी बैठकें मुख्यमंत्री आवास पर होंगी। उसके बाद शाम 6:30 बजे लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है, गोमती के किनारे बनना है। उसको लेकर 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज करनी है। शाम 5 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक ये बैठकें लगातार मुख्यमंत्री आवास पर चलेगी। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। निश्चित तौर पर तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है दीपावली यानी दीपोत्सव को लेकर। इसके अलावा 2 और बैठक जो आज मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है। और इस बीच एक बहुत ही अहम खबर, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी में मुलाकात हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट के लॉन्च में दोनों नेता मिले हैं। वीआईपी लॉन्च में प्रियंका और जयंत की बातचीत भी हुई है। अलग अलग विमान के इंतजार के दौरान मुलाकात हुई, यानी दोनों एयरपोर्ट पर विमान पकड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस बीच वीआईपी लॉन्ज में प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। काफी देर तक बातचीत हुई। इससे पहले अखिलेश यादव के साथ भी विमान में मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी की। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। हालांकि ये जो मुलाकात है वो इत्तेफाक है, यानी कोई पॉलिटिकल पहले से कोई तय बैठकें नहीं थी, तय मुलाकात नहीं थी, लेकिन अचानक ये मुलाकात है। और इस मुलाकात के भी मायने हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी कोशिश है कि गठबंधन के सहारे यानी बिना सहयोगी के मैदान में न उतरा जाए। हालांकि अखिलेश यादव भी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि पश्चिम में भी एक बड़ा गठबंधन होने वाला है, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है आरएलडी के साथ। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी आज जयंत चौधरी से जब मुलाकात हुई तो कई अहम मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। और लखनऊ से एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, निश्चित तौर पर यह मुलाकात इत्तिफाक है, लेकिन मायने तो है।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो जहां तक प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात है, जिस दौरान भूपेश बघेल भी मौजूद थे, निश्चित है कि महत्वपूर्ण मुलाकात है। हालांकि प्रियंका गांधी अपना जो उत्तर प्रदेश का दौरा था वो समाप्त करके दिल्ली के लिए वापस हो रही थी। वहीं जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने भी कल अपना लखनऊ में घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके बाद वो वापस हो रहे थे। वो वक्त था जब फ्लाइट आने में थोड़ा समय था और वो इमिग्रेशन सेंटर में बैठे हुए थे, वहीं पर यह मुलाकात हुई। और निश्चित तौर पर इस मुलाकात के मायने हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और अगर हम आरएलडी की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि वो उनके साथ गठबंधन का हिस्सा होंगे और जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो उसको लेकर अब अगर वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन मुलाकातों के राजनीतिक निहितार्थ निश्चित तौर पर निकाले जाएंगे। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश करनी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार वो उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले कर रही हैं। तो निश्चित है कि अगर ये मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होगा उसके पहले या उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी, कहीं ना कहीं उन विषयों पर बात जरूर हुई होगी, क्योंकि ये बंद कमरे में मुलाकात हुई है। और निश्चित है कि एक लंबा वक्त जब तक की फ्लाइट नहीं आई है, लंबे वक्त तक ये बातचीत चली है, तो निश्चित है कि बहुत सारे अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई होगी। और अगर आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो समीकरण होंगे कहीं ना कहीं उन पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो साफ कर चुकी है किसी भी बड़ी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा, मतलब उनका इशारा साफ तौर पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ था। लेकिन बाकी की छोटी पार्टियों को उन्होंने साफ किया है कि वो लगातार उनके संपर्क में और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो उनके साथ आती हैं तो उनको साथ जोड़ेंगे। और अगर आरएलडी कांग्रेस में मुलाकात होती है तो निश्चित है कि इसके राजनीतिक मायने निश्चित ही निकाले जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इन सारी मुलाकातों के बाद, क्योंकि इसके पहले भी प्रियंका गांधी की एक मुलाकात फ्लाइट में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ भी हो चुकी है और ये दूसरी मुलाकात है जब सपा के साथ गठबंधन में आगे बढ़ रही आरएलडी के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो निश्चित है कि इस मुलाकात के मायने जरूर हैं। हालांकि अब आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि बहुत सारी अंदर खाने ऐसी भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर बात भी हो रही है कि सीटों का बंटवारा जहां खुले तौर पर ना किया जाए, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य जरूर आपस में रखा जाए। तो इन बहुत सारे विषयों पर अगर चर्चा हुई होगी तो निश्चित है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यह मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद से कहीं ना कहीं अब कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि समाज विचारधारा वाली पार्टियां, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 2017 में भी गठबंधन में थे, इस बार गठबंधन नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जब प्रियंका गांधी की मुलाकात फ्लाइट में हुई थी तो एक बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और ये मुस्कुराहट के साथ साथ आज जयंत चौधरी भी मुलाकात हुई है वीआईपी लॉन्ज में और वहां बहुत सारी बातें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 24 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा 8 केंद्र मोहनलालगंज में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 23,900 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना वाले बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव। जिन्ना से सरकार पटेल की तुलना बेहद ही शर्मनाक है। विभाजनकारी मानसिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोविड काल में विपक्ष आइसोलेशन में रहा। जनता का भला नहीं सोच पाएंगे लूटने वाले। बीजेपी सरकार के लिए जनहित ही सर्वोपरि है। अखिलेश की प्रवृत्ति समाज को तोड़ने की रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को
साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने जिन्ना पर बयान दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। सुनाते हैं अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की है, नेहरू से की है और ये कहा है कि उनका भी आज़ादी में योगदान रहा। अखिलेश यादव जी सरदार पटेल के जन्म के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1990 को आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी। मां सरजू का आंचल लाल हो गया था। और अभी 2 नवंबर आने वाला है, आज 31 है ना, इतिहास पढ़ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना। उस दिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में राम भक्तों का कत्लेआम किया गया था। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे अखिलेश यादव तुम जिन्ना की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इस प्रदेश के लोग, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के राष्ट्रवादी, सभी हिंदुत्ववादी, चाहे यहाँ का राष्ट्रवादी मुसलमान, तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है। एकीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं। वह अखिलेश के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई। संबित पात्रा ने ट्वीट करके निशाना साधा है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अमरोहा में दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता की हत्या का मामला बेहद ही गंभीर है, दुखद व शर्मनाक है।
श्रद्धांजलि। इस संबंध में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित करके उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बच नहीं सकती। दुष्कर्म का आरोपी सितंबर से फरार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ही फरार है। निंदनीय। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले महंगाई की मार। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर में 265 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये में अब मिलेगा। तो आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, 265 रुपये की बढ़ोतरी की गई है कॉमर्शियल सिलेंडर में। और गैस के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है और लिखा कि भाजपा ने दिवाली से पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर 2000 पार करा दिए हैं। इससे पहले से ही बदहाली झेल रहे व्यापारी वर्ग को भाजपा ने दिवाली का घातक तोहफा दिया है। इस बार आम जनता और व्यापारी भाजपा का चूल्हा बुझा देंगे। यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। आगे बढ़ते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हैं। बात फैसलाबाद की, जहां पर बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर हजारों की लूट को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हजारों की लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश सामान खरीदने के बहाने दुकान में आए थे और तमंचे के दम पर पैसे लूटकर फरार हो गए। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के महावीरगंज मोहल्ले का है। वह अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे के वक्त बस में करीब 30 बच्चे सवार थे, जिनमें से करीब 12 बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बच्चों को गौरीगंज अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। यह पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कुसी ताली गांव का है। चौराहे की ओर जा रही थी, गौरीगंज की तरफ जा रही थी। अचानक गाड़ी टर्निंग की और पलट गई। जिनमें 18-20 बच्चे थे। ये GR पब्लिक स्कूल टिकरिया गौरी। तो बच्चे कैसे हैं? सुरक्षित हैं बच्चे? हाँ, सुरक्षित क्या है, चोटिल सब हो गए हैं। कहीं किसी को खरोच लगा है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। जरूर 2-4 बच्चों को ज़्यादा। वहीं मेरठ पुलिस को इलेक्शन से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि त्योहारों के चलते पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान बाइक सवारों के पास से पुलिस को 2 तमंचे बरामद हुए थे। पूछताछ में पता चला कि खेत के अंदर तमंचा फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर ये कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना प्रभारी भावनपुर व उनकी टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति से 2 तमंचे बरामद हुए। जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना नाम शहजाद पुत्र शकूर निवासी रतनपुरी मुजफ्फरनगर बताया गया और वो तमंचे उसने गुफरान उर्फ पप्पू से खरीद कर लाना बताया। जिसकी निशानदेही पर ईख के खेत में पुलिस टीम द्वारा छापा मारा गया तो वहाँ पर 4 व्यक्ति, जिनका नाम गुफरान उर्फ पप्पू, शहजाद पुत्र मारूफ, खालिद व वारिस था, उनके द्वारा अवैध तमंचे बनाते उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से हमें 6 अदद तमंचे मिले हैं, जो कि चालू हालत में है 315 बोर व 1 तमंचा 32 बोर व 1 तमंचा 12 बोर। वह बरेली में लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है। पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 400 के पार जा पहुंचा है। रविवार को डेंगू के 17 मरीज सामने आए, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और बदइंतजामी को बयां कर रहा है। त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ते डेंगू के आंकड़ों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।
वहीं आगरा में एक बीएसएफ जवान ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी ने बेल्टों से पीट कर मौत की नींद सुला दिया। सूचना के बाद एसएसपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के गढ़ी हरिचंद का है। क्या मामला का तो सुबह फोन किया है 5-4 बजे के जाना कैमिन पे लड़का मैंने भेजे है छोटे 4:45 करीब लल्लू गया है हमारा भेजो मैंने देखी बेटा का है को तो आए हैं मोड़े दुआ खोआ तो नहीं हो नीचे डरी मरी मराई मामला हुआ यहाँ इन्होंने रात में मार के लटका दी पूरी की सलाती योगिंद्र सत्यवीर सिंह ज्ञाप्रसाद की बहू वाइफ सास और सत्येंद्र जीजा इनका समसवाद का वो यूँ कह रहा था मेरे पे बहुत पैसा है थाने को खरीदूंगा पूरे को। और उसकी ननंद ने सब आए हैं और फतेहा से योगेंद्र ड्यूटी पे था वो कह रहा था मैं ड्यूटी पे थे मार के चला जाऊंगा। रात में फ़ोन किया था उसने हमें नहीं तू चला जा इतनी मर्जी है। 2 दिन पहले फ़ोन किया था ऐसे। फिर आज सुबह इन्होंने फ़ोन किया था हमको कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन बुला रही है। हम आए थे यहाँ फिर यहाँ देखा कि बहन मरी पड़ी है हमारी ना रस्सा तलट के नीचे कान में तो खून कर रहा था खून यहाँ मुंडे के निशान थे शरीर पे पूरे पे बेंटों के मुंडे के और हमसे कह रहे थे हमने मारी है। मुर्शिदाबाद थाना क्षेत्र में हरचंदगढ़ी गांव में जहां हम लोग खड़े हैं एक फौजी छुट्टी आया हुआ था और उसने अपनी पत्नी को जैसा कि बताया गया है पीट के और लटका दिया है जैसे उसके परिवारों का आरोप है। इस संबंध में सभी अधिकारीगण मौके पर हैं और ये बता रहे हैं कि पहले भी ये मारपीट किया करता था प्रताड़ित किया करता था। लगभग 10 साल शादी को हो गए 2 बच्चे हैं और इसमें पंचायत में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। FIR रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये भी बताया गया कि जब चौकी इंचार्ज यहाँ पर आए सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पर उनके साथ भी उसने बदतमीजी की उस संबंध में एक अलग से मुकदमा पंजीकृत उसके खिलाफ किया जाएगा। शमशाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिश्चंद में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर एक फौजी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर SSP सहित तमाम आला अफसर यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सामने यही वो घर है जो फौजी का है। ये BSF में नौकरी करता था। कुछ दिनों पहले ये यहाँ अपने घर पर आया था। वहीं परिजन आरोप लगा रहे हैं, लड़की के जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि फौजी ने शराब के नशे में लड़की को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, जब सूचना पर पुलिस पहुँची तो फौजी ने पुलिस के साथ भी मारपीट की और उनके साथ भी अभद्रता की। आनन फानन में पुलिस के जो आला अफसर हैं SSP सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर आ गए हैं और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बहरहाल जो फौजी है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसे न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।